प्रश्न, किसान विद्रोह का वर्णन करें। उत्तर, स्थायी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया था, परंतु यदि वे समय पर लगान अदा करने में असफल रहें तो उनकी जमीन को बेचा जा सकता था। इसने जमींदारों और भूस्वामियों को किसानों से धन छीनने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे उनकी सारी फसल नष्ट हो गई हो। यह किसान प्रायः ऋणदाताओं से ऋण लेते थे, जिन्हें महाजन भी कहा जाता था। वे दरिद्र किसान उनसे लिए गए ऋण को कभी भी लौटा नहीं पाते थे। इसके कारण उन्हें घोर दरिद्रता जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। अतः निम्न एवं शोषित वर्ग के लोग अपने शोषकों पर प्रायः आक्रमण करते रहते थे। जमींदारों द्वारा लगान का भुगतान न करने का तात्पर्य यह भी था कि अंग्रेजों द्वारा उनकी जमीन को छीन लिया जाएगा। तत्पश्चात इस जमीन को ऊंची कीमत अदा करने वाले बोलीदाता को नीलामी में बेच दिया जाता था, जो कि प्रायः शहरी क्षेत्रों के निवासी होते थे। शहरों से आने वाले नए जमींदारों की जमीन में बहुत कम अथवा बिल्कुल भी रुचि नहीं होती थी। वे जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बीजों या खाद में धन का निवेश नहीं करते थे, परंतु उनकी रुचि अधिक से अधिक लगान वसूली, जितनी ज्यादा से ज्यादा वे कर सकते थे, में रहती थी। यह किसानों के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ, जिससे वे बहुत पिछड़े और निष्क्रिय हो गए। इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसानों ने अब नील, गन्ना, पटसन, जूट, कपास, अफीम और इसी प्रकार की व्यापारिक फसलों की उपज शुरू कर दी। यहीं से खेती का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हुआ। फसल की अवधि के दौरान किसान अब अपनी फसल उत्पाद को बेचने के लिए थोक व्यापारियों, सौदागरों और दलालों पर निर्भर हो गए। जैसे ही वे व्यापारिक फसल की ओर मुड़े, खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो गया। खाद्यान्नों की कमी से अकाल पड़ गया। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भूखे किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1. फकीर और सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820। सन 1757 के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण की स्थापना के उपरांत भू लगान की वसूली और किसानों पर शोषण में बढ़ोतरी हो गई। सन 1770 के बंगाल में पड़े अकाल ने उन किसानों को जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, पदस्थ जमींदारों, सेना से निकाले गए सैनिकों और गरीबों को मिलकर विद्रोह करने के लिए मार्ग दिखाया। सन्यासी और फकीर भी इनके साथ जुड़ गए थे। फकीर बंगाल में घुमंतू धार्मिक मुसलमान भिक्षुकों के समूह थे। दो प्रसिद्ध हिंदू नेता जिन्होंने इनका समर्थन किया वे थे भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी। इन्होंने अंग्रेजों के कारखानों पर धावा बोल दिया और उनका सामान, नकदी, शस्त्र और बारूद छीन लिए। मजनू शाह इनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। अंततः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन विद्रोहों को नियंत्रित किया जा सकता था। सन्यासी विद्रोहों की घटनाएं बंगाल में 1770 से 1820 के बीच के वर्षों में हुई। 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में सन्यासियों के विद्रोह उभरे, जिनके कारण अत्यंत अव्यवस्था और गरीबी फैल गई। तथापि विद्रोह का तात्कालिक कारण था हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में से तीर्थस्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध। 2. नील विद्रोह 1859 से 1862। अंग्रेजों ने अनेक ऐसे उपायों को अपनाया जिनसे उनके लाभों में वृद्धि हो सकती थी। उन्होंने लोगों के जीवन यापन के बुनियादी साधनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेतीबाड़ी की नई तकनीकें भी शुरू कर दी। किसानों और जमींदारों पर भारी कर अदा किए जाने और वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक वाणिज्यिक फसल थी नील की खेती। नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजों के कपड़ा बाजार के अनुरूप ही किया जाता था। नील की खेती करने वाले किसानों को मुख्यतया 3 कारणों से असंतोष था। 1. नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। 2. नील की खेती लाभप्रद भी नहीं थी क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। 3. नील की खेती के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होना। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के भंडार का अभाव हो गया। किसानों को उन व्यापारियों और दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा जिन पर उन्हें अपने सामान को बेचने और कभी कभार तो बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए निर्भर होना पड़ता था। उन्होंने जमींदारों को अपना वर्चस्व बनाए रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्थन दिया। किसानों ने बंगाल में नील की खेती न किए जाने के लिए एक अभियान चलाया। हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर हड़ताल की और सबने मिलकर मालिकों पर कानूनी केस दर्ज करा दिए। प्रेस और मिशनरियों ने इनका समर्थन किया। नवंबर 1860 में सरकार ने आदेश जारी किया, जिसमें अधिसूचित किया गया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी है। विद्रोहियों के लिए इसे बड़ी जीत माना गया। 3. फरायजी आंदोलन 1838 से 1848।
यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम कोई कर नहीं दिए जाने संबंधी अभियान था जिसका नेतृत्व शरायतुल्लाह खान और दादू मियां ने किया। उनके स्वयंसेवकों की टुकड़ियों बैंड्स ने नील बागान के मालिकों और जमींदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। इसने बंगाल के सभी खेतिहरों को भूस्वामियों के अत्याचार और गैर कानूनी वसूलियों के विरुद्ध एकजुट कर दिया। 4. वहाबी आंदोलन 1830 से 1860। इस आंदोलन के नेता थे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, जो कि अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। मूलतः यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। शीघ्र ही कुछ स्थानों पर इसने वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया, विशेष रूप से बंगाल में जहां सांप्रदायिक विभेदों के बावजूद किसान अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हुए। किसान विद्रोह की सार्थकता। अंग्रेजों की आक्रामक आर्थिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक कृषि प्रणाली को तहस नहस कर दिया और किसानों की हालत को दयनीय बना दिया। देश के विभिन्न भागों में होने वाले किसान विद्रोह मुख्यतः इन्हीं नीतियों से निर्देशित थे। यद्यपि इन विद्रोहों का उद्देश्य भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का नहीं था, फिर भी इन्होंने भारतीयों में एक जागरूकता अवश्य पैदा की। अब उन्होंने और दमन के विरुद्ध संगठन होने और मिलकर इसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता अनुभव की। संक्षेप में कहें तो इन विद्रोहों ने अनेक अन्य प्रतिरोधों के लिए भूमिका तैयार की, जैसे कि पंजाब में सिखों के युद्ध और अंत में 1857 का विद्रोह। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.